Again, very good morning to all of my dear friends, students and aspirants for civil service examination. जैसा कि पहले लास्ट लेक्चर में मैंने इंडियन इकोनॉमी की चर्चा कर रहा था, इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए दिस लेक्चर इज ऑल्सो completely sponsored to Indian economy on the basis of industrialization. So on the basis of industrialization we will discuss here iron and steel industry in India. तो जैसा कि पिछले जितने भी हम वीडियो दिए आपको, बहुत सारे हमारे इंडियन इकोनॉमी से, अभी हमारी लंबी इकोनॉमी की वीडियो चलेगी और इस एपिसोड में मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहा हूं और इसमें हमारी जो लेक्चर है वह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से है। अब इस तरह से पीसेज ऑफ लेक्चर, पीसेज ऑफ वीडियो यू कैन गेट फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल, दोज आर स्पॉन्सर्ड एंड कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन industry. Like I am talking about the cotton, I am talking about the silk, I am talking about the iron and steel industry, mines and several things. तो अब हमारी जो लेक्चर होगी वो सारे इंडस्ट्री बेस पे होगा और अलग अलग इंडस्ट्री पे हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो वीडियो है ये हमारा आयरन स्टील इंडस्ट्री से, जैसा कि वी नो वेरी वेल अबाउट दैट लाइक अदर्स इंडस्ट्रीज, iron and steel industry is also playing a vital role in our economy, and it is also contributing the big partnership of Indian economy and also boosting and to make the energetic to our government also to providing a big, we can say, and a sum of good amounts to the Indian economy. तो भारत सरकार और भारतीय इकोनॉमी को जिस तरह से उद्योग, जिस तरह से अनेक उद्योग हैं, उस तरह से आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन फर्स्ट वी हैव टू नो वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू द इंडस्ट्री, वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन दिस एपिसोड वी विल लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स बिकॉज दिस इज द कंपोजिशंस ऑफ वेरियस इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड द आउटपुट्स। तो इसमें जो है एक लंबी प्रोसेस होती है स्टील और आयरन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें हम इनपुट की स्टडी करेंगे, प्रोसेस की स्टडी करेंगे और आउटपुट की। इनपुट मीन टू से व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इनपुट, एंड इनपुट इन इंडस्ट्री इंक्लूडिंग वी कैन से raw materials. Okay, first we have to discuss about the raw material, iron or coal, we can say limestones, and along with we can say capital too, capital, site and other infrastructure. Those are the part of inputs. Okay, and after those inputs we have to go through the process and final what will be discussed on the basis of processing, like that whenever iron ore going to transform into, we can say, solid things. Okay, so these are the parts by which we can say, these are the process by which we can say there is a process of the industrialization which can be set up. ओके, तो उसके द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि इट इज ऑल्सो सेड दैट इन इंडियन इकोनॉमी इन दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो जैसा कि कहा जाता है कि भारतीय जो उद्योग है, भारतीय उद्योग में हमारा आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री होती है, दोज आर द कंसिस्ट ऑफ सो लार्ज and we can say integrated steel plants, okay, as well as we can say mini steel plants, mini steel mills we can say, and these are also considered to be the secondary producers. That's why आज हम सब कह सकते हैं कि भारत में सेकंड प्रोड्यूसर्स के रूप में इसको कंसिडर भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारे पास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हम आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री की जो चर्चा करते हैं, तो एक्चुअली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आखिर हाउ एंड वेयर इट कैन बी लोकेटेड, व्हाट इज द चेंजेबल पार्ट ऑफ द लोकेशंस। तो इसकी जो चेंजेबल पार्ट्स ऑफ लोकेशंस होते हैं कहाँ होती है, तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, ओके, तो अर्लियर प्रायर टू 1880, यदि एडी 1800 एडी से पहले की आप स्थिति को देखिएगा तो एक्चुअली आयरन और स्टील जो इंडस्ट्री होते थे वो खासतौर पर वैसे जगह पे लोकेटेड होते थे, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जाता था वेयर वी कैन से रॉ मटेरियल्स हुआ या पावर सप्लाई हुए या रनिंग वाटर जो है वहाँ पर एकदम आसानी से जहाँ पर मुहैया हो सके, जहाँ पर उपलब्ध हो सके, दोज आर द एरियाज एंड दोज आर द चॉइस एरियाज वेयर स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री वाज सेट अप। ठीक है, तो ऐसे स्थान पर सबसे पहले आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाई जाती थी, जहाँ पर कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल हुए, वाटर सप्लाई हुए या बहती हुए पानी जहाँ पर उपलब्ध होते थे, वैसे क्षेत्र या वैसे साइट्स स्थानों पर जो होती है पहले आपको इंडस्ट्री स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री लगाई जाती है। लेकिन उसके बाद एक नया इसमें बदलाव आता है और
नया इसमें एक आप कह सकते हैं एक आइडियाज़ होता है, और वह आइडिया जो था कि हम कह सकते हैं यदि इसकी बात की हम चर्चा करते हैं तो फिर इसमें एक चेंज हुआ कि इसको हम वैसे जगह स्थापित कर सकते हैं जहाँ पर मान लीजिए कैनाल्स है यानी नहर है, या कह सकते हैं जहाँ पर रेलवेज नज़दीक है या जहाँ से रेलवेज ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। दोज आर एरियाज, दोज आर साइड्स वो कम्प्लीटली चोजन टू इस्टेब्लिश स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री। लेकिन आफ्टर 1950, लेकिन अब देखिएगा कि 1950 ईस्वी के बाद आप जाएंगे तो 1950 ईस्वी के बाद इसमें एक और नया सा बदलाव हुआ, वहाँ पर इसकी इस्टेब्लिश की गई एकदम फ्लैट एरिया कह सकते हैं, एकदम ओपन एरिया कह सकते हैं, वैसे इलाका में किए गए। ऐसा इसलिए किया गया कि हम कह सकते हैं जो आपको स्टील एंड आयरन जो इंडस्ट्रीज होती है इसमें जो काम होता है, ठीक है, ये बहुत बड़े पैमाने पे होती है, वेरी लार्ज स्केल्स ऑफ वर्किंग प्रोसेस होती है, ठीक है। और इसको लेकर के इनको चाहे आयरन ओर की बात करते हैं, दोज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम वी कैन से ओवरसीज। तो अब क्या हुआ कि इसको जो है ओवरसीज से इसको मतलब कह सकते हैं इम्पोर्ट होने की कोशिश करने की कोशिश किए गए, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1950 के बाद इसको एकदम फ्लैट एरिया या कह सकते हैं ओपन इलाका में इस इंडस्ट्री को लेकर के जाना पाया। लेकिन वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इन इंडिया, हम यदि भारत की बात करते हैं तो आखिर भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन और खास तौर पे स्टील एंड आयरन जो इंडस्ट्री की हम चर्चा करते हैं तो ये आखिर कैसे हुआ। तो एक्चुअली फर्स्ट वी हैव टू नो इन इंडिया स्टील आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो भारत में जो है आपको रॉ मटेरियल के एडवांटेज कह सकते हैं, चीप लेबर यानी सस्ते आप कह सकते हैं लेबर की कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग की उपलब्धता जो थी, इनकी जो एक एडवांटेज जो थी उन्होंने भारत में स्टील आयरन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्लांट्स, ऑल द इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स यदि देखा जाए तो भारत में मुख्य रूप से हमारे पास 4 राज्य हैं, जैसे हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है, झारखंड हो जाता है, और फिर आप देख लीजिएगा तो उसके बाद आपको उड़ीसा हो जाता है। ऐसे हमारे पास मुख्य रूप से 4 राज्य हैं जहाँ पर पहले आपको स्टील प्लांट को लगाया है। जैसे हम देख ले रहते हैं तो भिलाई, आपका दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो, ऐसे जो स्थान हैं वहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री का इस्तेमाल किया गया, इसका कह सकते हैं सेटअप किया गया। लेकिन यदि हम कर्नाटका की ओर जाते हैं तो कर्नाटका में हमारा जो है भद्रावती और विजयनगर जो है वहाँ पर भी स्टील प्लांट को बहुत तेज़ी से विस्तृत ढंग से वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। यदि आप आंध्र प्रदेश में देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में आपको विशाखापत्तनम में आपको जो है स्टील प्लांट को लगाया गया। तमिलनाडु में आप देखते हैं तो तमिलनाडु में आपको सलेम एक जगह है जहां पर स्टील प्लांट को लगाया गया। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो हमारा मतलब कह सकते हैं कि इंडियाज़ का जो स्टील प्रोड्यूसिंग जो है इनकी वह जो 1947 यानी जब हम देश की आज़ादी की बात करते हैं तो उस समय 1947 में भारत में जो प्रोडक्शंस था स्टील का वह 1 मिलियन टन था। जो आप देखिएगा कि 2012 की स्थिति को आप यदि देखिएगा तो 2012 में इसका 30 टन हो गया, यानी 30 टन हो गया। इट मीन टू से व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मतलब 1947 की आप इतिहास को देखिएगा तो 1947 यानी जब देश हमारे आज़ाद हुआ तो उस समय मात्र हमारे पास जो प्रोडक्शन थी, ठीक है, वह मात्र 1 बिलियन था, जो 2012 तक है हमारा 30 मिलियन हो जाता है, यानी 30 गुना आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इतने दिनों में इंक्रीज हुआ। अब हम बात करें कि वाई जमशेदपुर हैज़ बीन चोजन टू इस्टेब्लिश व्हाट स्टील प्लांट इन इंडिया। तो अब बात क्वेश्चन होता है कि आखिर भारत में जमशेदपुर को ही सबसे पहले क्यों स्टील प्लांट के रूप में चुना गया। तो यदि हम देखते हैं अर्लियर देन 1947 तो 1947 से यदि पहले देखते हैं तो एक्चुअली 1947 से पहले जो थी यह सबसे पहला भारत में देखिएगा तो ओनली 1 स्टील प्लांट इन इंडिया वाज टिस्को। तो 1947 से पहले भारत में मात्र एक ही स्टील प्लांट था जिसका नाम था टिस्को एंड इट वाज कम्प्लीटली ओन्ड बाय प्राइवेट। और ये भी जो था पूरा का पूरा निजी क्षेत्रों के द्वारा, कह सकते हैं निजी के हाथों में ये थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस यदि आप देखिएगा तो इंडिपेंडेंस के बाद यानी आज़ादी के बाद आप देखेंगे कि गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड सेवरल इनिशिएटिव्स एंड बिगिनिंग्स, ओके, एंड बाय विच गवर्नमेंट हैज़ आल्सो नोडेड
to establish several industries in India. Those are the part and entrepreneurs of Indian economy by which our government and our country can be boosted up. तो जिसके द्वारा हमारे देश की इकोनॉमी, हमारी सरकार जो है उसके द्वारा एक बूस्टअप करे, इसको लेकर के आप देखिएगा तो आज़ादी के बाद जो है सरकार की रवैया भी बदल जाती है। इंडस्ट्री, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए सरकार इस पर काम भी करती है, ठीक है। जैसा कि अब हम बात करते हैं, यदि हम टिस्को की बात करते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी की बात यदि हम करते हैं, तो इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1970। तो इसकी स्थापना जो हुआ था ये 1970 में हुई थी। और जब 1970 में जब इसकी स्थापना हुआ था तो आप मुख्य रूप से इसको देखिएगा कि साकची एक स्थान है, ठीक है। साकची में इसकी स्थापना हुई इंडिपेंडेंस के बाद यदि हम चर्चा करते हैं तो। और बाद में यही साकची जो स्थान थी इसी को नाम बदल दिया गया, रीनेम कर दी गई और नाम बदल करके इसको जमशेदपुर कर दिया गया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन होता है कि जमशेदपुर ही क्यों? तो देखिए जमशेदपुर में जो है स्टील प्लांट लगाने के पीछे अनेक कारण है। सबसे पहला यदि कारण देखिएगा तो ये आपको बंगाल और नागपुर की जो हमारा रेल लाइन है, ठीक है। तो बंगाल और नागपुर की रेल लाइन में एक कालीमती एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से ये मात्र 32 किलोमीटर डिस्टेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, बहुत नज़दीक है। तो इसके द्वारा क्या होगा कि रेलवे जो ट्रांसपोर्टिंग होगा यह इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। दूसरा इससे महत्वपूर्ण क्या चीज़ें होंगी, दूसरा है कि इसके आसपास जो है आयरन ओर है, कोल है, मैग्नीज है, और साथ ही साथ इसके बगल में ही जो है कोलकाता है, ठीक है। और कोलकाता जो है एक बहुत बड़ा टाउन भी है, एक बहुत बड़ा शहर है। और दूसरा रूप में देखिएगा तो भारत के एक बहुत बड़ा ये बंदरगाह भी उपलब्ध कराती है, ठीक है, जिसके द्वारा ये एक्सपोर्ट अपने वस्तुओं को, अपने स्टील प्लांट के जितने भी इसके पास प्रोडक्शंस हैं उसको ये जो है कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। यानी एक बड़ा बाजार का उपलब्ध हो जाना भी इसके लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि यदि हम बात करते हैं तो टिस्को की जो स्थापना हुई है, ठीक है, वह स्वर्ण रेखा और खारके एक नदी, दोनों नदी के मुहाने पर जो झारखंड में पाया जाता है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई, सबसे पहला। दूसरी बात होती है कि टिस्को को जो कोयला की हम यदि बात करते हैं तो कोयला जो इसको उपलब्ध कराई जाती है वह खासतौर पर झरिया जो कोल फील्ड है, ठीक है। तो झरिया के कोल फील्ड से यानी नियर है, बहुत नज़दीक है, तो झरिया के कोल फील्ड से इसको कोयला उपलब्ध करा दी जाती है, ठीक है। और सबसे बहुत बड़ी जो बात होती है टिस्को के लिए, तो टिस्को के लिए यदि हम आयरन ओर की बात करते हैं, यदि हम लाइमस्टोन की बात करते हैं, यदि डोलेमाइट की बात करते हैं या मैग्नीज की बात करते हैं, तो इसको मुख्य रूप से जो अवेलेबल कराई जाती है, ठीक है, तो वह सबसे मुख्य रूप से इसको अवेलेबल उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से कराई जाती है। और वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द टिस्को स्टील प्लांट देयर, आखिर जो इसकी स्थापना हुई तो इसके पीछे था कि जो हमने भी देखा कि स्वर्ण रेखा और खरकै जो नदी थी उसके जो मुहाने पे किए गए, सबसे यही महत्वपूर्ण बात थी कि इसको जो लार्ज स्केल ऑफ जो वाटर सप्लाई होनी चाहिए, इसको सफिशिएंट वाटर सप्लाई जो हो रही थी, ये दोनों नदी स्वर्ण रेखा तथा खारकै नदी से इसको वाटर भी सप्लाई हो जाए। तो जैसा कि हमने चर्चा भी किया था कि जहाँ पर वाटर सप्लाई हो, जहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग अच्छी से हो, जहाँ पर रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाए, जहाँ पर कोल ये सब उपलब्ध हो जाए, आयरन ओर हो जाए, तो वहीं पर सबसे पहले इंडस्ट्री लगाने की चर्चा चल रही थी। ओवरऑल ये सारे पैमाने को आप देखिएगा तो ये सारे पैमाने में ये कहीं ना कहीं अपने आप को सक्सेस कर जाती है, सभी चीज़ों को ये अपने आप में उपलब्धता हासिल कर लेती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो पहले साकची नाम था उसी स्थान को नाम बदल करके जमशेदपुर किया गया। वहाँ पर मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भारत का पहला टिस्को यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना किया गया, ठीक है। लेकिन अब इसकी हम इतिहास को देखते हैं तो आफ्टर सेकेंड अब हम देखते हैं कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, तो भारत में जैसे प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, तो सेकंड जो प्लानिंग कमीशन जो हमारे पास हुई, तो सेकंड प्लानिंग कमीशन जो था वह कम्प्लीटली फोकस जो थी उस सबसे ज़्यादा जो टारगेट जो सरकार की लक्ष्य जो थी वह था इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हमने देखा कि हमारे यहाँ 3 जगह स्टील प्लांट लगाए गए। जैसे हमारा दुर्गापुर था, तो दुर्गापुर जो था यूनाइटेड किंगडम की सहायता से, विदेशी सहायता से लगाई गई। यदि भिलाई की बात करते हैं तो उस समय के यूएसआर की सहायता से लगाई गई। राउरकेला की बात करते तो पश्चिमी यानी
वेस्ट जर्मनी की सहायता, यानी ओवरऑल ये तीनों दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला, ये तीनों जो इंडस्ट्री थे तीनों को तीनों विदेशी आप कह सकते हैं सहायता के द्वारा भारत में एक्चुअली स्टील प्लांट को लगाए गए। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि यदि वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेटा ऑफ इंडियन स्टील प्लांट, स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी इन आवर कंट्री, तो सबसे पहले मार्च 2020 तक की यदि आप डाटा देखेंगे तो इससे पहले कि आप डेटा देखेंगे कि टिल 2018 तक जो था भारत का, मतलब कह सकते हैं कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, 106.5 मिलियन टन 2018 तक, यानी भारत जो है 2018 तक 106.5 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस्ड किया, और प्रोडक्शन करने के साथ ही साथ इंडिया जो है विश्व में सेकंड पोजीशन हमारा स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री में बन गई आफ्टर डिफीटिंग जापान को हराते हुए। और जापान को पीछे करते हुए भारत जो है प्रोड्यूसिंग में 2019 में जो था सेकंड पोजीशन को लिए आया विथ क्रूड स्टील प्रोडक्शन 111.2 मिलियन टन। और 2019 तक के यदि डाटा देखते हैं तो जापान को भारत पीछे पछाड़ते हुए 111.2 मिलियन टन प्रोडक्शन करते हुए विश्व के सामने यह कह सकते हैं अपने आप को उत्सर्जित होता है, और विश्व के सामने ये सेकंड पोजीशन लेकर आ जाता है जो प्रोड्यूसिंग के रूप में होता है। यदि हम आगे बात करते हैं तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग जो आउटपुट रहा, ठीक है, तो उसमें हमारा स्टील सेक्टर जो इंडस्ट्री है ये सबसे बड़ी, यानी कह सकते हैं मेजर कंट्रीब्यूशंस को ये देता है। यानी भारत की जो भी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है उसमें सबसे बड़ी यदि योगदान है, कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा स्टील कह सकते हैं सेक्टर्स का सबसे बड़ा है। साथ ही साथ व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द स्टील प्लांट इन इंडिया, तो आप देखिएगा कि इंडिया का जो हमारा स्टील प्रोडक्शंस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, यदि हम फाइनेंशियल ईयर 2019 तक देखते हैं तो ये एक्सपैंड होकर के बढ़ करके 137.975 मिलियन बढ़ चुका है, मिलियन टन में बढ़ चुका है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फाइनेंशियल ईयर तक हम इंडिया का स्टील प्रोडक्शन देखते हैं तो ये बढ़ करके 137.975 मिलियन टन बढ़ चुका है। और ये ओवरऑल जो हमारा फिगर हुआ, यही कारण हुआ कि आज हम जापान को पीछे कर करके स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री के रूप में हम सेकंड पोजीशन वर्ल्ड के सामने अपने आप को उपलब्ध करा चुके हैं। ठीक है, थर्ड पोजीशन देखिएगा तो थर्ड फॉर्म में आप देखेंगे जो हमारा फिनिश्ड, यानी जो कंप्लीट जो हमारा स्टील कंजप्शन जो होता है वो भी हमारे यहाँ ग्रो हो गया है। और जो फाइनेंशियल ईयर 2008 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2019 तक देखेंगे तो जो वहाँ पर 7.5% था, अभी यह टन में आप देखिएगा तो मिलियन टन में 97.54 मिलियन टन के स्थिति में आ चुकी है, मतलब 2008 से लेकर 2019 तक। और भारत की जो क्रूड स्टील जो हम और एंड कर सकते हैं फिनिश स्टील जो प्रोडक्शंस है, इसमें दिन प्रतिदिन जिस तरह से एक्सपेंड होते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट होते जा रही है, उस आधार पे आप देखिए कि 2018 से 19 में ही मात्र एक साल में जो हमारा 2018 में 106.56 जो मिलियन टन हमारे यहाँ जो प्रोडक्शंस हो रही थी, वह 2019 में 131.57 मिलियन टन हमारे यहाँ स्टील प्रोडक्शंस हो रही है। और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो क्रूड स्टील एंड जो फिनिश स्टील जो प्रोडक्शंस हैं, ठीक है, ये अभी भी बरकरार है। हम कह सकते हैं कि यदि हम फाइनेंशियल ईयर 2020 के यदि हम फरवरी तक देखते हैं तो 2020 के फरवरी तक भारत अभी भी हम कह सकते हैं कि जो 100.78 मिलियन टन जो थी वह अभी भी 94.01 मिलियन टन पर अभी भी भारत की जो हम कह सकते हैं प्रोड्यूसिंग जो हमारा फिनिश हम कह सकते हैं फिनिश जो हमारे पास स्टील है वो अभी भी हमारा 94.01 मिलियन टन अभी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो ओवरऑल यदि हम डेटा करते हैं तो ये हमारे पोजीशन। लेकिन हम यदि बात करते हैं कि यदि 2018-19 के इतिहास में आप देखिएगा तो 2018-19 में भारत में जिस तरह से हम कह सकते हैं एफडीआई को भी अट्रैक्ट की गई है, ठीक है, तो उस आधार पे आप देखेंगे कि भारत में सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे 2018 से 19 में यदि बात करें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फिनिश्ड हम करते हैं तो भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी किया है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की स्थिति देखेंगे तो 6.36 मिलियन टन जो है ऑफ स्टील कर सकते हैं, ठीक है, इस्पात का भारत जो है एक्सपोर्ट किया है भारत से, ठीक है। और एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट ये दोनों फिनिश्ड स्टील प्लांट में देखिएगा तो अभी भी भारत जो है 7.78 मिलियन टन हमारा स्टील में होता है, ठीक है,
सॉरी हाँ स्टील, और उसके बाद 6.39 मिलियन टन जो है ये हमारा आयरन में होता। अभी भी फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी अप फरवरी देखिएगा तो अभी भी भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इतनी स्थान बनाया, यानी एक्सपोर्ट हमने किया है 7.78 मिलियन टन और इंपोर्ट किया है 6.39 मिलियन टन। तो अभी भी भारत इस पोजीशन से बनाई जाती है। हम एक सर्वे को देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू DPIIT की यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ DPIIT स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो DPIIT जो होता है इसका हमारा जो फुल फॉर्म होती है वो हमने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड होता है, और इसके अभी जो मंत्रालय जो संभाल रहे हैं वह पीयूष गोयल के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले DPIIT के बारे में देखते हैं। तो DPIIT के तहत भारत के जो आपका मेटालर्जिकल जो इंडस्ट्रीज है ये सबसे ज़्यादा भारत में हम कह सकते हैं FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है। जो हम देख रहे हैं कि अप्रैल 2000 से लेकर के दिसंबर 2019 तक भारत में 11.45 बिलियन यानी 11.45 बिलियन US डॉलर जो है सबसे ज़्यादा भारत में मेटालर्जिकल इंडस्ट्री के तहत अट्रैक्ट की गई है, भारत में आकर्षित की गई है। अब हम बात करते हैं कि DPIIT क्या है। पहले DPIIT समझ जाते हैं तो स्पष्ट हो जाएगी। तो DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हम कहते हैं। तो इसका हमने बताया है कि ये जो इसकी जो मंत्रालय है वो पीयूष गोयल के अंतर्गत है। और एक्चुअली DPIIT इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये सबसे पहले भारत सरकार की एक कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। और इसकी जो जिम्मेवारी होती है दिस इज़ वेरी रेस्पॉन्सिबल for we can say formulation and implementations of the promotion and development measures for growth the industrial sectors। तो इसकी मुख्य रूप से काम है कि जो भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोशन करने के लिए, उसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या मेजरमेंट्स होनी चाहिए, उस मेजरमेंट्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है तथा कैसे फॉर्मुलेट करनी है। ठीक है, दोज एक्टिविटीज आर कंप्लीटली कंसिडर्ड अंडर DPIIT। इज इट ओके? और सेकेंडली व्हाट वी कैन से इन द सेकेंड फोर्स कीपिंग इन व्यू द नेशनल व्हाट वी कैन से प्रायोरिटीज एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य होता है वह होता है कुछ सामाजिक आर्थिक जो हमारी स्थिति होती है, तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हम प्रायोरिटीज देते हैं, ठीक है, ये सारे चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए DPIIT जो होती है इसको लागू करती है। बाय विच वी कैन से आवर इकोनॉमी मस्ट नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, जिसके द्वारा उसको शोषण नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट्स वी कैन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। दिस इज ऑल्सो वी कैन से नोडल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि भारत सरकार के नोडल डिपार्टमेंट के रूप में काम करती है। एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट नोडल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन टू सी फॉर द व्हाट वी कैन से कोऑर्डिनेटिंग एंड implementing, okay, coordinating and implementing the programs with the United Nations Industrial Development Organizations in, जिसको हम लोग यूनिडो बोलते हैं। तो यूनिडो का जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, उनकी जो भी अफेयर्स या कह सकते उनकी जो भी लॉ एंड ऑर्डर या जो भी उनकी मसौदा आप कह सकते हैं, ठीक है, भारत के लिए आती है, तो भारत में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करने है उसके अंतर्गत रह करके दोज एक्टिविटीज़ आर कंसिडर, दोज एक्टिविटीज़ एंड द पैरामीटर्स आर कम्प्लीटली हेल्ड अंडर दिस एक्टिविटी लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द नोडल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड वेन एवर, तो सबसे पहले DPIIT की जो स्थापना हुई थी इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1995। इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इसमें एक बदलाव भी किया गया। बदलाव जो हुआ था वो 2000 ईस्वी में हुआ। ओके, मीन टू से दिस वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन 2000 विद द मर्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इस तरह से इसमें एक बदलाव भी किया। तो ओवरऑल हम यदि बात करते हैं तो भारत में जो भी हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, टोटल जो प्रोडक्शंस होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को, एक्चुअली दोस आर मेनली मेजर्ड एंड गिविंग द पैरामीटर बाय DPIIT। तो इसमें एक यह जो होती है एक वाइटल रोल को भी अदा करता है।
माय डियर गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह से भारत में जितने भी प्रकार के अदर्स जो सेक्टर्स हैं ऑफ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, चाहे हम स्टील की बात करते हैं, चाहे कॉटन की बात करते हैं, सीमेंट उद्योग की बात करते हैं, जितने भी हमारे पास उद्योग हैं वो सारे उद्योग की मैं वीडियो इस तरह से छोटे छोटे हर उद्योग को अलग अलग पर्टिकुलर मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। ओके, जय हिंद।